जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। हमने कल देखा था संविधान की विशेषताएं, आज बाकी की विशेषताओं को हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। क्या है विशेषता? एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। कल हमने देखा था न्यायपालिका स्वतंत्र है। स्वतंत्र है कहने का मतलब है कि वो कार्यपालिका और विधायिका के दबाव से मुक्त है। अब वो चेक एंड बैलेंस, एक्चुअली क्या है कि संविधान ने चेक एंड बैलेंस दिया है कि सबकी पावर अलग अलग है आर्टिकल 50 के तहत, और सबकी पावर बटी हुई है और संविधान इसमें सर्वोच्च है। ठीक है, और संविधान ही सबको पावर देता है, कार्यपालिका हो चाहे विधायिका हो या न्यायपालिका हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, एकीकृत न्यायपालिका है। कहने का मतलब है कि लोअर होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, और एक ही तरीके से लॉ फॉलो होंगे। तो इसमें क्या है, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, ये विशेषता होती है। उसके बाद होता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार है जो मौलिक अधिकार के चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। मौलिक अधिकार क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र को प्रदान करता है। कौन से लोकतंत्र को? राजनीतिक लोकतंत्र को कौन प्रदान करता है? मौलिक अधिकार। कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को बोलते हैं। ये क्या करता है? इसका उद्देश्य होता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या है कि संविधान निर्माताओं ने संविधान तो बनाया, लेकिन ये भी वो सोचे कि भाई दीर्घ काल में कैसा रहेगा भारत का भविष्य, इसके लिए कुछ डायरेक्शन देना चाहिए। किसको? एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेचर को, कि कैसा भारत का स्वरूप होना चाहिए आने वाले वर्षों में। लगातार भारत को किस किस चीज़ों पे काम करना चाहिए। तो भारत को गरीबी पे काम करना चाहिए, समानता पे काम करना चाहिए, लोगों को अपना हक देना चाहिए। ये सब चीज़ें देश को करनी चाहिए। ये सब कार्यपालिका विधायिका को। उसके बाद न्यायपालिका की शक्ति का कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका की शक्ति में विभाजन भी किया गया कि किसको कितना कितना पावर देना है। सब कोई भी किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र में नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें दी गई हैं और फ्यूचर में क्या करना है उसके लिए डायरेक्शन दिया गया है। जैसे कोई भी चीज़ें निकाली जाती हैं, कोई भी लॉ बनाया जाता है तो सोचा जाता है कि अच्छा ये डीपीएसपी में दिया गया है कि नहीं। हाँ दिया गया है, तो फिर ठीक है बना लीजिए इस पर लॉ। जैसे कोई भी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोई भी कानून लाती है तो देखती है कि डीपीएसपी में दिया गया है कि नहीं। अच्छा दिया गया है तो ठीक है इस पर लॉ बनाते हैं। तो इस पर चेक किया जाता है कि भारतीय संविधान में डीपीएसपी में इसका उल्लेख है कि नहीं। जैसे हम शराब को, चाहे कोई भी राज्य शराब को बंद कर देता है तो शराब देखती है कि डीपीएसपी में इसका उल्लेख है कि नहीं। तो हाँ, शराब की तो नशे से मुक्ति दिलाना है, तो नशे से मुक्ति दिलाना है तो इसमें शराब बंदी कानून को लागू कर दिया जाए। ऐसे ही कोई भी कानून को अगर बनाया जाता है, जैसे स्त्रियों को उनका हक दिलाना है, महिलाओं को, तो इसमें कोई अगर कानून बनता है तो देखा जाता है कि महिलाओं के हक की बात कही गई है कि नहीं फ्यूचर में देने के लिए। तो बिल्कुल कही गई है, तो वहाँ से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। हालांकि डीपीएसपी पढ़ाया जाएगा तो एक एक आर्टिकल बताया जाएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक ओवरव्यू दिया कि ऐसा ऐसा कुछ होता है। इसका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कई बार लड़ाइयाँ हुई, कई बार केसेस गए सुप्रीम कोर्ट में कि डीपीएसपी बड़ा होता है या फिर मौलिक अधिकार बड़े होते हैं। तो फिर लास्ट में फैसला आता है मिनर्वा मिल मामले में 1980 में, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी। और सर्वोच्च न्यायालय ये बोली क्या भाई कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के संतुलन पर रखी गई है। भारतीय संविधान की जो नींव है उसमें बैलेंस होना चाहिए कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में। ठीक है, अब मौलिक कर्तव्य ये क्या होता है भाई? तो स्वर्ण सिंह समिति पहले से संविधान में था क्या? मूल संविधान में था क्या? नहीं था। मूल संविधान निर्माताओं को ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मौलिक कर्तव्य देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये हम इतने संघर्ष के बाद आज़ादी पाए थे। तो वो लोग जानते थे कि फ्यूचर में भी हमारी जो जनरेशन आएगी वो कर्तव्यों को समझेगी। लेकिन हालांकि कुछ ऐसा हुआ है जिससे सरकार को फील हुआ कि नहीं, अपनी जनता को भी मौलिक कर्तव्यों का एहसास कराना चाहिए। ऐसे में 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने इमरजेंसी के टाइम लाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सुझावों के आधार पर मौलिक कर्तव्य की नींव रखी गई संविधान में। ठीक है, तो मौलिक अधिकार तो था, मौलिक अधिकार तो बताया गया था। एक्चुअली संविधान बना ही इसलिए था ताकि आर्बिट्रेरी एक्शन ना हो सके, कोई भी डिक्टेटरशिप का विकास ना हो सके, लोकतंत्र बना रहे और सबको न्याय मिले। ऐसे में संविधान तो बनाया गया था मौलिक अधिकारों को दे के, लेकिन मौलिक कर्तव्य नहीं दिया गया था। तो मौलिक कर्तव्य देने की कौन सी समिति सिफारिश करती है? स्वर्ण सिंह समिति। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। तो स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्यों के लिए सिफारिश की 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा
संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। मौलिक कर्तव्य का एक अलग लेक्चर होगा, ठीक है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। अब धर्मनिरपेक्ष राज्य का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार ये बोला जाता है कि इंदिरा गांधी ने धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान में जोड़ा। बिल्कुल सही बात है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको जोड़ा गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1976 में जोड़ा गया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि अगर संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया था धर्मनिरपेक्ष शब्द का, इसका मतलब क्या राज्य धर्मनिरपेक्ष नहीं था क्या? हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है क्या? बिल्कुल है, लेकिन कहीं ना कहीं वो छुपा हुआ है, अलग अलग आर्टिकल्स में छुपे हुए हैं। जैसे समानता की बात करते हैं कि किसी को जाति धर्म या मतलब किसी भी ग्राउंड पे उसको मतलब उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा अगर मानते हैं, तो इसमें धर्म आ गया कि नहीं? किसी भी धर्म को छोड़ा जा रहा है क्या? नहीं छोड़ा जा रहा है। जब किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को, किसी भी रंग को, रेस को, कहीं भी किसी को भी छोड़ा नहीं जा रहा है, और उसमें भी मात्र लिखा गया है, केवल लिखा गया है, तो जब किसी को छोड़ा नहीं जा रहा है इसका मतलब सबको सम्मिलित किया जा रहा है। और जब सबको सम्मिलित करके बराबर का हक दिया जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता की बात हो रही है। क्योंकि धर्मनिरपेक्षता यही होती है ना कि सबको बराबर हक दें, हर धर्म के लोगों को, धर्म से न्यूट्रल रहें हम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस धर्म का मानने वाला है, किसी खास धर्म के लोगों को खास विशेषता नहीं दी जाएगी, इसका मतलब तो यही है ना। और भारत का धर्मनिरपेक्ष प्रोग्रेसिव है, एक पॉजिटिव है। फ्रांस की तरह नहीं है कि किसी से कोई मतलब नहीं, भारत सबको सपोर्ट करता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। मतलब पंथ निरपेक्ष। तो ऐसे में क्या हुआ, तो यही है कि अलग अलग आर्टिकल्स में पहले से दिए हुए थे। ऐसा नहीं है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया तो ये संविधान में कहीं अलग से डाला गया, इसको हटा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। हटा नहीं सकते क्योंकि पूरे आर्टिकल को डिलीट करना पड़ेगा जहाँ जहाँ इसकी बात कही गई है, और ऐसा नहीं कर सकते। कैसे करेंगे भाई? क्योंकि मौलिक अधिकार बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो उसको हटा कैसे सकते हैं? अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है आगे बताया जाएगा। केशवानंद भारती केस 1973 में आया बेसिक स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर को समझा गया संविधान में। तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये आया। कौन क्या भाई? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। कहाँ पे जोड़ा गया? प्रस्तावना में। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आया, और प्रस्तावना क्या बात करता है? नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना व विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा की बात करता है। प्रस्तावना इन सब चीज़ों की बात करता है, तो कहीं ना कहीं ये धर्मनिरपेक्षता को इंगित करता है, धर्मनिरपेक्षता की तरफ इशारा करता है, ठीक है। और कौन कौन से आर्टिकल धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं? पंथ निरपेक्षता की, कहने का मतलब है कि बात करते हैं कि सेकुलरिज्म की बात करते हैं। इंग्लिश में कहें तो सेकुलरिज्म के कौन कौन से आर्टिकल्स बात करते हैं इसमें? तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, सबके लिए एक कानून 44। तो ये सब के सब जब सबके लिए एक कानून बनाएंगे, इसका मतलब धर्म से कोई मतलब ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये सारे के सारे आर्टिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बड़े इंपॉर्टेंट भी है। अगर मेंस का आप आंसर लिख रहे हैं तो ये आर्टिकल को अगर धर्मनिरपेक्षता पे लिख रहे हैं, पंथ निरपेक्षता पे अगर लिख रहे हैं, सेकुलरिज्म पे, तो ये सारे आर्टिकल का उल्लेख करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर उल्लेख करेंगे तो एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा, ठीक है। 14, 15, 16 याद करने का तरीका 14, 15, 16 लगातार है। उसके बाद 25 to 30 तक जाइए, उसके बाद 44 डाल दीजिए। 44 मतलब बराबर, बराबर मतलब बराबर कानून, समान कानून सबके लिए, सबके लिए एक ही कानून की बात करता है 44, काफ़ी चर्चा में है आजकल, ठीक है। तो 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और उसके बाद 44, इतने सारे आर्टिकल्स हैं सेकुलरिज्म की बात करने के लिए, ठीक है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, 18 साल से अधिक की उम्र के लोग, सब लोग मत दे सकते हैं, ठीक है। तो संविधान निर्माताओं ने सबको मत देने का अधिकार दे दिया। आप अपने हिसाब से देश को चलाने वाले को चुन सकते हैं, आप अपने हिसाब से अपने प्रतिनिधि चुन सकते हैं। हालांकि लोगों ने क्या किया, तो 43% अपराधी छवि के लोग संसद में बैठे हुए हैं। अलग अलग राज्य के विधानसभाओं में भी यही हाल है। 29% लोग तो हीनियस क्राइम में है, 29% लोग हीनियस क्राइम में, मर्डर, रेप और डकैती में। बताइए, ये हाल है। अब वही लोग कानून बनाएंगे। तो संविधान निर्माताओं ने तो ये हक दे दिया कि आप वोट दे सकते हैं, लेकिन हमने कितना प्रयोग किया ये देखने वाली बात है। क्या कह सकते हैं। एकल नागरिकता, एक ही नागरिकता मिलेगी, यूएस की तरह नहीं है कि
स्टेट की नागरिकता अलग होगी, सेंटर की नागरिकता अलग होगी, ऐसा कुछ नहीं है। भारत का नागरिक मतलब भारत का नागरिक। स्वतंत्र निकाय है, कई सारे निकाय स्वतंत्र हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट, ये सब जैसे कोर्ट है, जुडिशरी है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके बाद यूपीएससी, स्टेट पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशंस जो होते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गई, कैग, ये सब स्वतंत्र है। जरूरत पड़ने पे प्रेसिडेंट को भी सलाह देती है सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे में स्वतंत्र कुछ निकाय हैं जो वॉचडॉग बोला जाता है, इनको प्रहरी बोला जाता है संविधान का, ठीक है। तो स्वतंत्र निकाय है, इसमें कौन होता है? इसमें होती है जुडिशरी। जुडिशरी सबको चेक करते हैं कि कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। उसके बाद होती है यूपीएससी। यूपीएससी अच्छे से अच्छे लोगों को, लायक कैंडिडेट को सिस्टम के अंदर डालती है, चाहे वो सेना हो गई या फिर सिविल सर्विस हो गई या फिर पुलिस सर्विस हो गई या फिर और भी जितनी सर्विसेज हो गई, उसमें यूपीएससी ए ग्रेड की सर्विस पे अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स को डालती है। लायक जो कैंडिडेट है, जो देश को आगे बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ देश की रक्षा कर सकते हैं तीनों सेनाओं में। एनडीए का एग्जाम और सीडीएस का एग्जाम, आईएएस का एग्जाम, सारे के सारे यूपीएससी कंडक्ट कराती है। तो एक हो गया जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट जो सबको देखती है। एक हो गया ये यूपीएससी जो अच्छे कैंडिडेट को सिस्टम के अंदर डालती है देश को चलाने के लिए। एक हो गई कैग, अगर कहीं ऊट पटांग तरीके से खर्च हो गया पब्लिक की मनी, तो ऑडिट करके बताती है कि गलत तरीके से यहाँ पे खर्च हुआ है। सरकार तक गिर गई थी 2014 में चेंज आया, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला याद कीजिए। विनोद राय कैग थे उस टाइम भारत के, तो उन्होंने यही तो किया था। तो कैग बताती है, सुप्रीम कोर्ट है, ये स्वतंत्र निकाय है जो हमेशा टाइम टाइम पे बताती रहती है और सुप्रीम कोर्ट सलाह भी देती है प्रेसिडेंट को। अब आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान हमारे संविधान का एक अनोखा फीचर है। एक्चुअली क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में राज्य के पास राज्य की शक्ति, सेंटर के पास सेंटर की शक्ति, लेकिन जब आपातकालीन की घोषणा हो जाती है, कुछ कुछ ग्राउंड है जिस पर घोषणा होती है, आपातकाल के चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, लेकिन जब आपातकाल की घोषणा होती है तब क्या होता है? तब पूरी पावर सेंटर के हाथ में, पूरी यूनिटरी गवर्नमेंट, तुरंत यूनिटरी गवर्नमेंट ऐसे फैली हुई है, तुरंत यूनिटरी हो जाएगी, सेंटर के हाथ में पूरी पावर आ जाएगी। एक यूनिक फीचर है जो दुनिया में कहीं नहीं दिखता है, ठीक है। मतलब आपातकाल का तो फीचर दिखता है, लेकिन ऐसे जो फेडरल भी है और यूनिटरी भी है, ये एक अनोखा फीचर है, ठीक है। तो इसमें होता है 3 तरीके के आपातकाल होते हैं, पढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत लगता है, राज्य आपातकाल आर्टिकल 356 के तहत, जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, इसी को बोलते हैं राज्य आपातकाल को, और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360। सौभाग्य से आज तक नहीं लगा है भारत में वित्तीय आपातकाल, आज तक नहीं लगा है। 1991 में एक बार लगने वाला था, लेकिन लगते लगते सौभाग्य से बच गया। उसकी भी कोई कंडीशन होती है कि कैसे कैसे आपातकाल लगता है, वित्तीय आपातकाल में क्या क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा, बहुत सारी कंडीशन होती है, लोगों की सैलरी कट हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो वित्तीय आपातकाल आज तक सौभाग्य से लगाना नहीं पड़ा है, लकीली, ठीक है। और कोरोना के टाइम में भी सिचुएशन गड़बड़ थी, लेकिन फिर भी हम काफ़ी मजबूत थे तो नहीं लगाना पड़ा। और राज्य आपातकाल हमेशा लगता रहता है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा है, हम देखे हैं कई बार। उसके बाद त्रिस्तरीय सरकार होती है, ये भारत में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत आया। ये पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को डाला गया। त्रिस्तरीय सरकार होती है, कहने का मतलब है कि दुनिया में कहीं भी देखेंगे ना, तो या तो यूनिटरी सरकार है, मतलब केवल सेंटर है, या फिर कहीं फेडरल मिल जाएगा जहाँ पे सेंटर भी है और स्टेट भी है। लेकिन यहाँ तो फेडरल है ही, सेंटर है, स्टेट है, और तीसरे नंबर की आती है पंचायती राज व्यवस्था, आर्टिकल 40। इसमें क्या होता है, गांधी जी के विचारधारा से प्रेरित होकर हम पंचायती राज व्यवस्था को डाले अपने संविधान में, क्योंकि डिसेंट्रलाइज हो, सेंट्रलाइज मतलब एक केंद्र के पास कहीं पे शक्तियों का संकेंद्रण हो रहा है, मतलब एक ही जगह शक्तियां हैं। लेकिन जब स्टेट में शक्तियां दे देंगे, क्योंकि सेंटर में बैठा हुआ कोई नहीं जानता है ना कि दूर दराज जगहों पे क्या हो रहा है, तो ऐसे में स्टेट का सृजन हुआ ताकि संस्कृतियों की रक्षा की जा सके और सबको अपना हक। क्योंकि क्या है ना कि अगर स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट क्यों आया होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? स्टेट गवर्नमेंट को इसलिए डाला गया कि दुनिया भर की विविधताएं हैं, बड़ा सा देश है, इसको इकट्ठा करके रखना है, तो स्टेट को भी पावर दे दो, ताकि वहाँ के लोकल लीडर जो आएंगे और लोकल लेवल पे फैसले करेंगे, लोकल लेवल पे बजट पास होगा, लोकल लेवल पे कानून पास होगा अलग अलग, और उस हिसाब से उनके पास पावर जाएगी, तो भारत से जुड़े हुए महसूस करेंगे। नहीं तो कहीं अगर एक सेंटर में शक्ति होगी, जरूरी नहीं है कि सारे स्टेट की समस्याओं को देख सके। ऐसे में स्टेट का प्रावधान हो गया
क्योंकि संविधान निर्माताओं ने ये सोचा था कि कहीं ना कहीं यूनिटरी गवर्नमेंट अच्छी नहीं होगी हमारे देश के लिए, सेंटर और स्टेट दोनों बनाया जाए। लेकिन बाद में हमने महसूस किया, गांधी जी जैसा कि बोलते थे कि अगर देश का विकास करना है तो गांव का विकास कर दो। ऐसे में हम महसूस किए कि गांव के दूर दराज का डेवलपमेंट करना है तो ज़रूरी नहीं है कि स्टेट में बैठे हुए सीएम वो चीज़ों को समझेंगे, प्रॉब्लम्स को समझेंगे। जैसे गली का डेवलपमेंट करना है, चाहे कहीं से नाला निकलना, चाहे कुछ करना है, जैसे गांव की बस्ती में या फिर शहर में गली गली में डेवलपमेंट करना है, तो ऐसे में सीएम के पास तो खबर नहीं होगी ना, अलग अलग मंत्रियों के पास इसकी खबर नहीं होगी, तो हो सकता है डेवलपमेंट से वो वंचित रह जाए। ऐसे में लोकल पंचायती राज लेवल पे डेवलपमेंट किया जाए, त्रिस्तरीय सरकार बनाई जाए जिसमें सेंटर तो है ही, उसके बाद स्टेट है, उसके बाद पंचायती राज सिस्टम के तहत नगर पालिका हो गई या फिर गांव में पंचायती राज हो गई। तो ऐसे में उनको भी पावर दी जाए। ये पंचायती राज जब सिस्टम पढ़ाया जाएगा तो डिटेल में इसकी चर्चा की जाएगी। तो एक यूनिक फीचर है इंडिया का जिसमें 3 स्तरीय पे सरकार है। ठीक है, इसमें स्टेट है, सेंटर है और पंचायती राज है। क्लियर? तो ये कब आया? 1992 में आया, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, आगे हम देखेंगे प्रेम्बल, और प्रेम्बल पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, मज़ा आ जाएगा, अच्छा, बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जय हिंद।